Hello students, my name is S. Arun and today we are going to start a new chapter that is force and pressure. Okay, तो इस चैप्टर में आप फोर्स के बारे में पढ़ोगे। फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। बायोंसे फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इन सारे फोर्सेस के बारे में एक एक करके हम जानेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट फोर्स एंड प्रेशर। द टाइटल इज फोर्स फोर्स and pressure. This is your chapter's name, force and pressure. सबसे पहले what is force? फोर्स क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे कि फोर्स क्या होता है तो आप क्या कहोगे? आप किसी को पुश करते हो या किसी को खींचते हो अपनी तरफ, पुल करते हो, तो आप उसको फोर्स कहते हो, है ना? तो पुश और अ पुल इज नोन एज फोर्स। ये एक जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है? बट साइंटिफिकली हम इसको कैसे बोलते हैं? पहले तो हम जनरल स्टेटमेंट लिखते हैं। अ पुश और अ पुल, अ पुश और अ पुल इज कॉल्ड और इज नोन एज फोर्स। और हम क्या कह सकते हैं? फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट। फोर्स एक बाहरी एजेंट है, एक एक्सटर्नल एजेंट है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है या उस मोशन की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना, मतलब आपने स्टेट ऑफ मोशन पढ़ा है। कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होता है जब वो it does not changes its position with respect to time and surrounding। अगर टाइम और सराउंडिंग के रेस्पेक्ट पे वो चेंज नहीं करता है अपनी पोजीशन को, तब आप क्या कहते हो? कि वो रेस्ट पर है। यस, तो उसी तरीके से अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग, तो आप क्या कहते हो? इट इज इन मोशन, राइट? सो फोर्स इन एक और डेफिनेशन हम यहां पर और डाल के लिखते हैं। Force is what? It is an external agent. It is an external agent. एक external agent है which can or which tends to change, which tends मतलब try करता है, which tends to change, which tends to change the state of motion, the state of motion of object, or you can say the direction of motion of the object, the direction of motion of object, motion of object, or you can say it can also change the shape of the object। ठीक है, tends to change the or the direction of motion, और यहाँ पर भी एक और the shape of the object, shape of the object। दोबारा डेफिनेशन देखिए, ये क्या क्या कर सकता है? किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट को भी चेंज कर सकता है ना? ये सारे एग्जांपल्स हैं। ये सारी चीजें कौन कर सकता है? कोई एक फोर्स। ठीक है, फोर्स होता क्या है? एक एक्सटर्नल एजेंट होता है। सिंपल टर्म्स में कहें तो हम किसी चीज को पुश करते हैं या पुल करते हैं तो हम उसको फोर्स करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस। देखिए कितने टाइप के फोर्सेस होते हैं। सपोज कीजिए ये ग्राउंड है, ठीक है? तो सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट रखा है। सपोज कीजिए एक बॉल है आपके पास, एक बॉल है जो सरफेस को टच करती है, समवॉट लाइक दिस। ओके, यू रोल्ड दिस ऑब्जेक्ट। आपने इस बॉल को रोल किया आगे की तरफ इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। होगा क्या? आफ्टर मूविंग सम डिस्टेंस इट विल कम टू रेस्ट। जब आप इसको पुश करोगे इट विल अटेन अ स्पीड, राइट? उसकी स्पीड में चेंज आएगा, वो जीरो से, मतलब उसकी स्पीड पहले जीरो होगी क्योंकि रेस्ट पर थी। जब आपने उसको पुश किया या रोल किया तो ऑब्जेक्ट में एक स्पीड में चेंज आया, राइट?
उस स्पीड की चेंज की वजह से वो आगे जाएगा, बट कुछ देर बाद वो रुक जाता है, कुछ दूर जाने के बाद वो रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज यहां पर एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, एक फोर्स होता है जिसको आप एफ से डिनोट करते हैं और आप कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सा फोर्स? राइट, फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये भी एक तरीके का फोर्स है ना? और कितने टाइप्स के फोर्स हो सकते हैं? क्या आपने कभी नोटिस किया है, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन हाइट से, एक हाइट एच से ड्रॉप करते हैं तो होता क्या, ये ऑब्जेक्ट नीचे जाता है ना? आपने जब इसको छोड़ा होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप ड्रॉप करते हो, तो इनिशियली जब आपने इसको होल्ड कर रखा है तो उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड कितनी होती है? जीरो, बिकॉज आपने उसको होल्ड करके रखा है, वो रुका होता है। बट आप जब उसे छोड़ते हैं वो किसी स्पीड से नीचे गिरता है। बोलो, गिरता है? बिल्कुल, बिल्कुल गिरता है। तो इस स्पीड से नीचे गिरता है, मान लेते हैं यहां पर आके गिरा, तो इस टाइम पर इसकी कोई स्पीड होगी, हम सपोज करते हैं v स्पीड है, और इनिशियली उसकी स्पीड क्या थी? जीरो। यू हम इनिशियल वेलोसिटी के लिए डिनोट करते हैं। ये आप 9th क्लास में आगे जाके और अच्छे से पढ़ोगे मोशन चैप्टर में, ठीक है? सो रिमेंबर, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड दिस वन इज योर फाइनल वेलोसिटी। तो यहां पर भी तो स्पीड में चेंज आया है ना? पहले जीरो था, फिर सडनली स्पीड v हो गई। तो इसका मतलब यहां पर कोई फोर्स लगा होगा। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल, यहां पर भी कोई फोर्स लगा होना चाहिए। तो यहां पर अगर कोई फोर्स लगा, वो फोर्स कौन सा था? आप सबको पता है वो कौन सा फोर्स होता है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है? ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना? इसको हम कौन सा फोर्स कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये हर ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है क्या? बिल्कुल, सारे ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है। क्या आप में, हम पे, हम सब में लगता है? बिल्कुल, हम सब में लगता है, तभी हम अर्थ से जुड़े रहते हैं। बट क्या जरूरी है कि हमें अर्थ के कांटेक्ट में रहना चाहिए? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। बट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन में ये चीज जरूरी होती है कि वो कांटेक्ट में होना चाहिए। ग्रेविटेशनल फोर्स में ये चीज जरूरी नहीं होती, बिकॉज आप एक सर्टेन हाइट से भी अगर ऑब्जेक्ट को छोड़ते हो तो वो कहां आता है? नीचे आता है, ग्राउंड की तरफ। ग्राउंड से कांटेक्ट पे तो नहीं था, है ना? इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास कोई, सपोज कीजिए, आपके पास एक मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ पोल ऐसे मैग्नेट है। आपको पता है कि आप दो लाइक पोल्स को अगर आप साथ में रखोगे तो क्या होगा? रिपल्शन होगा, है ना? लाइक पोल्स रिपल इच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट इच अदर। तो ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे, है ना? तो आप जितना इसको करीब लेके जाओगे और छोड़ोगे, वापस दूर जाएगा। बोलो ऐसा होता है? बिल्कुल, ये वापस अपनी डायरेक्शन पे पीछे जाएगा। तो इसका मतलब इस पे भी कोई फोर्स लग रहा होगा, राइट? एंड दैट फोर्स इज व्हाट? दैट फोर्स इज योर मैग्नेटिक फोर्स, बिकॉज ये मैग्नेट्स में यूज हो रहा है। सो दैट फोर्स इज मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। क्या अट्रैक्शन भी हो सकता है इसके बीच में? बिल्कुल, अट्रैक्शन भी हो सकता है। इनमें क्या हो सकता है? अट्रैक्शन भी हो सकता है। कब? जब आप एक नॉर्थ पोल को एक साउथ पोल के पास लेके जाएंगे, तब अट्रैक्शन होता है ना? इसी तरीके से दो चार्जेस को जब आप पास रखते हो, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज वाला नेगेटिव चार्ज वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो यहां पर अट्रैक्शन होती है। ये फोर्स कैसा होता है? ये फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स है ये? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा जी, तो हमने अभी यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स देखा, ग्रेविटेशनल फोर्स देखा, मैग्नेटिक फोर्स देखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखा। ये सारे क्या हैं? किसी टाइप के फोर्सेस हैं। तो क्या हम इन फोर्सेस को क्लासिफाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसका मतलब हम टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ सकते हैं। बिल्कुल पढ़ते हैं। थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इन टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में। सबसे पहले टाइप्स ऑफ फोर्सेस में आप जो चीज पढ़ते हो वो है जी, यहां पर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस। टाइप्स ऑफ फोर्सेस, टाइप्स ऑफ फोर्सेस में यू कैन डिवाइड फोर्सेस इनटू टू कैटेगरीज। वन इज योर कॉन्टैक्ट फोर्स। अगर एग्जांपल्स याद है हमें, तो मैंने अभी अभी बताया था कि दो टाइप के फोर्सेस हैं, क्लासिफाई कर सकते हो आप दो टाइप में, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट एंड नॉन, पहले हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्सेस,
व्हाट डू मीन बाय कॉन्टैक्ट फोर्सेस? कॉन्टैक्ट फोर्सेस का मतलब क्या है? जब भी दो फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाने के लिए अगर आपको उसके कांटेक्ट पर आना पड़ेगा तो आप उस फोर्स को क्या कहोगे? कांटेक्ट फोर्स। बहुत सिंपल सी बात है। अब सोच के देखिए, आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक है, आप इस ब्लॉक को पुश करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? पुश करना चाहते हैं। तो क्या बिना आप उसे हाथ लगाए पुश कर सकते हो? नहीं, आप उसको बिना हाथ लगाए पुश नहीं कर सकते। तो यहां पर आप इसे पुश करने के लिए आपको हाथ लगाना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको उसके टच करना पड़ेगा। दैट काइंड ऑफ फोर्सेस इज व्हाट? कॉन्टैक्ट फोर्सेस। दैट काइंड ऑफ फोर्सेस इज व्हाट? कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम इसमें हम लिख सकते हैं, जस्ट अ मिनट, दोज फोर्सेस, दोज फोर्सेस which come into play, which come into act when there is when there is actual contact. कैसा contact? Actual contact between, ये बी डब्ल्यू बिटवीन है, बिटवीन दी ऑब्जेक्ट्स। अब यहां पर दो ऑब्जेक्ट कौन है? एक हम और जो दूसरा ऑब्जेक्ट वो ब्लॉक जिसको हमें पुश करना है। तो उनके बीच में वो तभी एक्ट में आएंगे व्हेन देयर इज एक्चुअल कांटेक्ट बिटवीन देम, बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। उन ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक्चुअल कांटेक्ट होना चाहिए। तो ऐसे कौन से फोर्सेस हैं भाई? नाम हमें क्या क्या पता है? चलो देखते हैं हमारे पास कितने टाइप के ऐसे फोर्सेस हमें पता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे सबसे पहले जो अभी अभी हमने पढ़ा, दैट इज योर फ्रिक्शनल फोर्स। व्हाट? फ्रिक्शनल, फ्रिक्शनल फोर्स। हाँ जी, फ्रिक्शनल फोर्स हमने देखा। ये तभी आता है जब कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट में होता है, एक सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रहा होता है या रोल कर रहा होता है, तब ये चीज आती है। यानी कि ये भी एक टाइप का क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स है। इसके बारे में हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे बिकॉज इसके ऊपर एक चैप्टर पूरा है आपका 8th में, जो हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। ओके, आप बेसिक बेसिक चीजें समझिए। फ्रिक्शनल फोर्स एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा और कौन सा फोर्स हम कह सकते हैं? मस्कुलर फोर्स, फोर्स और मसल्स फोर्स, जिसको आप मस्क्यूलर फोर्स भी कह सकते हो, है ना? हम मस्क्यूलर फोर्स लिख देते हैं। मस्क्यूलर फोर्स, मस्क्यूलर फोर्स। व्हाट इज मस्क्यूलर फोर्स? जो पुश और पुल हम करते हैं, जो वर्क हम करते हैं, वो सारे के सारे मस्क्यूलर फोर्सेस होते हैं। ठीक है, वो सारे के सारे मस्क्यूलर फोर्सेस होते हैं और उसके लिए भी कांटेक्ट की जरूरत होती है। क्या हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते रहेंगे और वो पीछे चले जाएगा या आगे चले जाएगा? ऐसा नहीं होता है ना। हमें उसे पुश करना पड़ता है या उसे पुश करना पड़ता है, पुल करना पड़ता है। सो फ्रिक्शनल फोर्स, मस्क्यूलर फोर्स और टेंशन इन अ स्ट्रिंग। व्हाट इज दिस? ये तो बहुत नया वर्ड है, टेंशन इन अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मीन्स यहां पर रोप की बात हो रही है। तो आप इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक रोप है। सपोज कीजिए आपके पास एक रोप है और आपके फ्रेंड, दो फ्रेंड है जो रोप को दोनों तरफ से खींच रहे हैं। एक यहां से खींच रहा है, एक यहां से खींच रहा है। ठीक है, ये अपनी तरफ खींचना चाहता है, ये अपनी तरफ खींचना चाहता है। तो क्या ये जो रोप है ये स्ट्रेच होगी? हाँ बिल्कुल होगी। तो इनके जो पार्टिकल्स है इनके बीच में भी एक स्ट्रेचिंग होगा? हाँ बिल्कुल होगा। तो इस स्ट्रेचिंग को, क्योंकि रोप कोशिश ये करता है कि वो टूटे ना, रोप क्या कोशिश करता है? वो टूटे ना। ये आप पढ़ोगे इनर्शिया में, जब मैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ाऊंगा इसी चैप्टर में, अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो उसमें हम ये देखेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे होता है तो रेस्ट पे रहने की कोशिश करता है। ठीक है, आपने ये बात सुनी भी होगी। तो यहां पर भी इस पार्टिकल को आपको पीछे की तरफ, मतलब इस पे एक फोर्स डेवलप होता है जो ओपोज करता है इस मोशन को, जो ये पर्सन लगा रहे हैं, इन फोर्सेस को ओपोज करता है। तो इसके बीच में एक टेंशन डेवलप हो जाता है, एक फोर्स डेवलप हो जाता है जिसको टेंशन फोर्स कहते हैं या टेंशन इन द स्ट्रिंग कहते हैं। मेरी बात समझ में आई? तो ये स्ट्रिंग के अंदर का फोर्स होता है। ये किसके अंदर का फोर्स होता है? स्ट्रिंग के अंदर का फोर्स होता है। सो फ्रिक्शनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स, टेंशन फोर्स, दीज आर दी कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है, एक्सेट्रा डाल देते हैं बिकॉज और भी फोर्सेस होते हैं। ठीक है, हम अभी एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। ओके, अगला, ये तो था हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नॉन
कॉन्टैक्ट फोर्सेस। एग्जाम्पल तो अभी अभी हमने डिस्कस भी किया था, राइट। सो यहाँ पर अगर मुझे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस को डिफाइन करना हो तो मैं कैसे करूंगा? बहुत इजी है। कॉन्टैक्ट फोर्सेस को हमने कैसे डिफाइन किया था? वो सारे के सारे फोर्सेस जिनके लिए एक्चुअल कॉन्टैक्ट की जरूरत होती है। तो यहाँ पर क्या होगा? वो सारे के सारे फोर्सेस जिनके लिए एक्चुअल कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं होती है, जिनके लिए एक्चुअल कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं होती है। चलो ठीक है जी, इसको लिखते हैं। इसको इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे देखते हैं। those forces which comes into act even when there is no actual contact. What? No actual contact between the ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक्चुअल कॉन्टैक्ट नहीं है। नो एक्चुअल कॉन्टैक्ट बिटवीन दी ऑब्जेक्ट्स। मेरी बात समझ में आई? अच्छा जी, एग्जांपल्स क्या है? अच्छा, इसको कंप्लीट नहीं किया हमने। आर कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। व्हाट आर द एग्जांपल्स जो हमने अभी डिस्कस किए थे? वन इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। टू गेटिंग माई पॉइंट? दूसरा क्या है? दूसरा आप कह सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक forces or force. Next you can say magnetic forces, magnetic फोर्सेस। ओके, इनमें हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एक दो पॉइंट हमें जो याद रखने चाहिए वो क्या क्या है। अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूं, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये किस तरीके का फोर्स होता है? इट इज बेसिकली एन अट्रैक्टिंग फोर्स। कैसा फोर्स है ये? इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिंग। आपने कभी भी ऐसा फील नहीं किया होगा या कभी भी ऐसा कोई एग्जांपल नहीं देखा होगा जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से दूर जा रहे हो, वो भी ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटेशन की वजह से एक दूसरे के पास आते हैं। ये लॉ किसने दिया था? ये लॉ न्यूटन साहब ने दिया था। सर आइजैक न्यूटन ने ये कहा था, every object in the universe attracts every other object. Every object in the universe attracts every other object, such that the force of attraction is equal to the, you can say force of attraction is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. ठीक है, इसके ऊपर अगर आप कंपटीशन वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लग सकता है, जो डेफिनेशन मैंने बोली है आप उसको लिख भी सकते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। देखिए, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है m1, ठीक है, ये सर्कुलर है, थोड़ा सा सर्कल सही नहीं बना है बट ध्यान दीजिएगा। ये m1 m2, दीज आर द मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। सपोज कीजिए ये इनके बीच का एक सेंट्रल लाइन है जो कि दोनों के सेंटर से पास होता है, ठीक है, दोनों के सेंटर से पास होता है। तो यहां पर और इस ऑब्जेक्ट दोनों m1 m2 मासेस पे हैं, ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मतलब इसके ऊपर इस डायरेक्शन पे फोर्स लगेगी, इसके ऊपर इस डायरेक्शन पे फोर्स लग रही होगी। कौन लगा रहा होगा? ऑब्जेक्ट 2 1 पे लगा रहा होगा और ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 पे लगा रहा होगा। मेरी बात समझ में आई? तो न्यूटन साहब ने ये कहा कि अगर इनके बीच का डिस्टेंस आप r कहते हो, so force will be directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of the distance between them. अब यहां पर हमने इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर किसी बच्चों को नहीं पता तो मैं बता देता हूं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर ये वाली क्वांटिटी बढ़ती है तो ये वाली क्वांटिटी भी बढ़ेगी।
ठीक है, अब इधर 1 डालोगे तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 डालोगे तो m1 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी बढ़ जाएगा, है ना। तो वैसे ही अगर मैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहता हूं और मैं r को बढ़ाता हूं तो फोर्स घटेगा, तो फोर्स घटेगा, इसलिए इस रिलेशन को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। इस रिलेशन को क्या कहते हैं? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, बिकॉज ये एक दूसरे के, आप देख सकते हैं एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, बिकॉज आप आर की वैल्यू जितना बढ़ाओगे ये पूरी वैल्यू घट जाएगी, ये पूरी वैल्यू घट जाएगी। एग्जाम्पल लेके देख लो, 1/2 बड़ा होता है या 1/3? वी नो 1/2 बड़ा होता है, क्योंकि जितनी वैल्यू बढ़ती जाएगी उतनी टोटल वैल्यू घटती जाएगी, है ना। तो यहां पर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां से न्यूटन सर ने ये लॉ दिया था, और न्यूटन सर ने ये कहा कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो इन दोनों को कंबाइन कर दिया, इसको और इसको कंबाइन कर दिया, और यहां से एक फॉर्मूला बन गया, कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर आप कभी किसी कंपटीशन या किसी ओलंपियाड वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो दिस विल बी यूजफुल, क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास आएगा। आपको दोनों मासेस, वेरी सॉरी, आपको दोनों मासेस गिवन होंगे, डिस्टेंस गिवन होंगे, जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। तो ये बहुत छोटी वैल्यू होती है, क्योंकि 10⁻⁻11 बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, ठीक है। सो दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस इज व्हाट, ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, एक और बात, ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है क्या? क्योंकि पूरे यूनिवर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स की बात होती है, नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स। ये बात आप वैसे जान के रखिए, ठीक है। यहां पर gravitational force is the weakest force। अब सब लोग सोच रहे होंगे वीकेस्ट फोर्स, इतना बड़ा फोर्स है, सर ने इसको वीकेस्ट कह दिया। बिल्कुल, ये वीकेस्ट फोर्स है। कैसे? आप इवन किसी भी चीज को आप अपने हाथों से उठा सकते हो, यानी कि ग्रेविटी के अगेंस्ट आप फोर्स लगा सकते हो, तो यानी कि आपकी ताकत ग्रेविटी से और भी ज्यादा है ना। सो इट इज द वीकेस्ट फोर्स, इट इज व्हाट, इट इज द वीकेस्ट फोर्स। बट ग्रेविटेशनल फोर्स इज द लॉन्गेस्ट फोर्स ऑल्सो। कैसा फोर्स है ये? लॉन्गेस्ट फोर्स। इसके रेंज बहुत दूर तक होती है, बहुत दूर तक। आप सोचिए, तारे, एक तारा दूसरे तारे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। सन ने इतने जो हमारे सोलर सिस्टम है उसके सारे प्लैनेट्स को अपनी तरफ एक तरीके से अट्रैक्ट करके अपनी तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन। इन दोनों के बीच के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से तो वो रिवॉल्व कर रहे हैं, और डिस्टेंस बहुत ज्यादा है ना। सो इसी तरीके से दूसरा फोर्स क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किन के बीच में होगा? देखिए, नाम से ही समझते हैं हम, स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट। स्टैटिक का क्या मतलब होता है? एट रेस्ट। इलेक्ट्रो मींस चार्जेस, इलेक्ट्रो मींस चार्जेस। तो चार्जेस एट रेस्ट, चार्जेस एट रेस्ट, यानी कि रुके हुए चार्जेस, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव नेगेटिव हो गया, इनके बीच में भी ना फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन होते हैं। अब किसके बीच में अट्रैक्शन, किसके बीच में रिपल्शन होता है, ये कैसे पता चलता है? ये हमने पढ़ रखा है, दैट अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, एंड सेम चार्जेस और लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, एक दूसरे से दूर भागते हैं, है ना। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको याद रखने। यही सेम चीज मैग्नेटिज्म में भी होता है, यानी कि मैग्नेटिक फोर्सेस में भी होता है। उसमें भी लाइक पोल्स रिपल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ये सारे फोर्सेस किसके एग्जांपल्स थे? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के। किसके एग्जांपल थे? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के एग्जांपल थे। अच्छा जी, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के एग्जांपल थे। इससे पहले हमने कॉन्टैक्ट फोर्सेस पढ़ लिए, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस पढ़ लिए, फोर्स के बारे में पढ़ लिया। फोर्स में एक चीज जो हमने मिस कर दी, जो मैंने नहीं बताई, वो ये थी, अगर आप फोर्स की डेफिनेशन पढ़ते हो तो आपको क्या क्या चीजें और समझनी चाहिए फोर्स के साथ। फोर्स की एसआई यूनिट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एसआई यूनिट, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन। ये उन्हीं साइंटिस्ट के ऊपर नाम रखा गया है जिन्होंने इसके ऊपर इतनी सारे रिसर्च किए, न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन को ऑनर करने के लिए रखा गया है। इसका सिंबल हम कैपिटल एन से देते हैं। किससे देते हैं? कैपिटल एन से। सो अगर आपके पास 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ फोर्स, तो आप लिखेंगे न्यूटन।
ओके अगर आप किसी कंपटीशन में हैं, किसी कंपटीशन के एग्जाम्स अगर आप देते हैं तो आपको ये भी पता होगा दैट सीजीएस यूनिट बेसिकली स्मॉलर यूनिट होती है। इसका फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर, ग्राम और एस का मतलब सेकंड। अब देखिए यहां पर सीजीएस हम वैसे मीटर लेते हैं, ऐसा यूनिट है ना डिस्टेंस के लिए, बट यहाँ पर सेंटीमीटर लिया है तो ये छोटा हो गया। वैसे ही हम ग्राम केजी लेते हैं, है ना, किसी चीज को वे करने के लिए केजी बोलते हैं, बट यहाँ पे ग्राम लिया है तो ये केजी से छोटा है। सेकंड तो हमारा सेकंड ही है, टाइम में कोई छोटी यूनिट नहीं होती। सो सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स होता है बेटा डाइन। क्या होता है? डाइन। इसको आप पूरा लिखोगे डाइन। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो आपको पता होना चाहिए वन न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 5 डाइन। कितना होता है? 10 रेज टू पावर 5 डाइन। अब आप जिन जिन क्वांटिटीज के बारे में पढ़ोगे ना तो आपको उनके बारे में ये पता होना चाहिए। ठीक है। इसी के साथ साथ एक और चीज आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है, डिफाइन 1 न्यूटन। चलो वो तो हम जब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन करेंगे तब मैं डिफाइन करूंगा, बिकॉज वो फॉर्मूले से डिराइव करना ज्यादा आसान होता है और आप भी सीखोगे कि फॉर्मूले से कैसे डिफाइन किया जाता है। ठीक है। ये हम नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे। अभी इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा? फोर्स क्या होता है, फोर्सेस की एसआई यूनिट क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ फोर्सेस में आपने ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्सेस, इनके बारे में पढ़ा था। ठीक है। फोर्सेस को अगर हम पूरे वर्ल्ड पे, पूरे यूनिवर्स के जो फोर्सेस है उनको क्लासिफाई करें ना तो हम 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस में कर सकते हैं बेटा। ठीक है। एक होता है, ये आपको आपके सिलेबस में अभी नहीं है, ये एक हायर लेवल की टीच है, मैं वैसे ही बता देता हूँ। फोर्सेस के टाइप्स, कांटेक्ट नॉन कांटेक्ट फोर्सेस तो टचिंग सरफेस का जो टच है, इफ दे आर इन कांटेक्ट तब हम उसको कांटेक्ट नॉन कांटेक्ट बोलते हैं ना, ऑन द बेसिस ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टू फोर्सेस और सरफेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट उनके बीच में होता है। बट जब मैं अगर आपसे कहूं कि फोर्सेस को यूनिवर्सली हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, तो हम बोलेंगे कि फर्स्ट फोर्स इज योर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। व्हाट? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? एटम के न्यूक्लियस के अंदर होता है। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। सेकंड इसमें आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के अंदर सारी फोर्सेस आ जाती है, कांटेक्ट नॉन कांटेक्ट सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। थर्ड आप पढ़ते हो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। फोर्थ आप लोग पढ़ते हो ग्रेविटेशनल फोर्स। ये हायर क्लास में आप पढ़ोगे, 11th क्लास में जाके आप इसके ऊपर एक एक पूरा पूरा चैप्टर आप इसके ऊपर पढ़ोगे। ठीक है। अच्छे से समझोगे। ये दोनों जो फोर्सेस है ना, ये दोनों स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये दोनों न्यूक्लियर फिजिक्स में आप पढ़ोगे, तो हम ज्यादा डिस्कशन इस पे कर नहीं रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ये होता है बेटा, सबसे वीकेस्ट ये होता है। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इनके बीच में आता है, वैसे वीक न्यूक्लियर फोर्सेस भी इनके बीच में आता है। सबसे लॉन्गेस्ट फोर्स पूछेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। इन सब की एसआई यूनिट क्या होगी? क्योंकि सब लोग फोर्स हैं तो इसकी एसआई यूनिट भी न्यूटन ही होगी, जो फोर्स की यूनिट होती है। मेरी बात समझ में आई? तो आज के वीडियो में हमने यही पढ़ा कि फोर्सेस क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस, और किन बेसिस पे हम उनको क्लासिफाई करते हैं। ठीक है। कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ा। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूटन्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, एक एक लॉ को अच्छे से एक्सप्लेन करके। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच बोल दिया भाई।